हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान एजुकेशन हब में। और आज हम बात करेंगे नेट यूजीसी के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट के बारे में। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट यूनिट के सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे मैं इसी एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा सकूं। और मैं आपको जो फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट है, पूरी एक यूनिट को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि आपको सब अच्छे समझ में आए। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो है शिक्षण अभिवर्ती। कि शिक्षण अभिवर्ती जो है वो क्या है, किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, शिक्षण अभिवर्ती शिक्षण की एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक विद्यार्थी के व्यवहार को समाज की आवश्यकताओं एवं विचारों के अनुरूप विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षण अभिवर्ती में आपने मुख्यतः क्या बताना है शिक्षक के बारे में, कि शिक्षक का कार्य क्या होता है, शिक्षक किस तरह से अपने शिक्षण का कार्य करता है। तो शिक्षक क्या करता है कि जो विद्यार्थी को व्यवहार में क्या करना है कि समाज की आवश्यकताओं के और विचारों के अनुरूप विकसित करने का प्रयास करता है। और शिक्षण अभिवर्ती दो शब्दों अर्थात शिक्षण और अभिवर्ती से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुणों पाए जाना, कि एक टीचर के अंदर कौन कौन से वो गुण है जिसे वो विद्यार्थी को पढ़ाता है। तो उन गुणों के बारे में बात करता है शिक्षण अभिवर्ती। इंग्लिश में इसको कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। और दूसरे शब्दों में शिक्षण अभिवर्ती से तात्पर्य शिक्षण प्रदान करने की कला से है, कि एक टीचर के अंदर क्या टेक्निक्स है, क्या आर्ट है, वो किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। अर्थात एक शिक्षक किस प्रारूप में अपने ज्ञान से अपने शिक्षार्थी का ज्ञान का अंतरण करता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि शिक्षक का जो एप्टीट्यूड होता है पढ़ाने का, कि किस तरह से वो पढ़ाता है, क्या क्या उसमें टेक्निक्स है, किस किस तरह की उसमें आर्ट्स हैं, उस आर्ट्स के द्वारा वो अपने ज्ञान को जो है वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर अंतरण करता है। तो इन चीज़ों के बारे में बात करता है शिक्षण अभिवर्ती। अब देखिए, शिक्षण को लेकर शिक्षण की कुछ अवधारणाएँ हैं, तो इनको लेकर हम बात करते हैं कि विस्तृत रूप से शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक आजीवन सीखते रहना है। कि शिक्षा क्या होती है कि औपचारिक और अनौपचारिक रूप से हम ग्रहण करते रहते हैं, किंतु संकुचित रूप से शिक्षा का अर्थ औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्थान से शिक्षा ग्रहण करना। यानी कि जब हम किसी स्कूल कॉलेज में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो कौन सी शिक्षा होती है, वो होती है औपचारिक। और वर्तमान शिक्षा जो है, और अनौपचारिक क्या होती है कि हम आजीवन जो सीखते रहते हैं, वो जो शिक्षा होती है वो आती है अनौपचारिक में। और औपचारिक आती है किसी शिक्षण संस्थान में जाके शिक्षा ग्रहण करना। वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षा के उद्देश्य में अधिगम को उत्पन्न करके सिखाना, न कि बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना ही शिक्षा है। यानी कि वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में जो शिक्षा का उद्देश्य है वो कैसा उद्देश्य है कि शिक्षण का, कि जो अधिगम जो होता है यानी कि लर्निंग जो है वो कैसे सिखाना होता है बच्चे को, बलपूर्वक नहीं बल्कि उसको समझाना और वो चीज़ को उत्पन्न करके सिखाना स्टूडेंट्स को। तो शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो शिक्षा प्रदान करना। और शाब्दिक अर्थ यदि कोई पूछे शिक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सीख देना। तो इस तरह से शाब्दिक अर्थ होता है सिखाना या सीख देना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पेपर में आया भी है लास्ट ईयर किसी पेपर में नेट के, कि शिक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ये होता है सिखाना या सीख देना। अब नेक्स्ट हमारा आता है शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो शिक्षण के उद्देश्य देखिए, मुख्यतः बालक की क्षमता का विकास करना, सामाजिक एवं मानवीय मूल्य का विकास करना, जीवन शैली को व्यापक बनाना, ज्ञानार्जन के अनुसार जीविकोपार्जन करना, बालकों में क्रियाशीलता का विकास करना तथा उन्हें क्रिया करने का अवसर प्रदान करना, और सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। शिक्षा के उद्देश्य ये होते हैं कि सबसे पहले भी बालक की जो भी क्षमता है उसका विकास करना, कि बालक का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसकी क्षमताएं कैसी है, तो उसके हिसाब से ही उसको शिक्षण का कार्य करवाना। सामाजिक और मानवीय मूल्य, कि समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज और मानवीय मूल्य जो होते हैं स्टूडेंट्स के, वो उनका विकास करना। जीवन शैली को व्यापक बनाना, ब्रॉड बनाना। ज्ञानार्जन के अनुसार जीविकोपार्जन करना, कि जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग उसको जॉब मिलना। तो बालकों में क्रियाशीलता का विकास करना तथा उन्हें क्रिया करने के लिए अवसर प्रदान करना, और सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना भी सिखाना चाहिए। तो ये है मुख्य शिक्षण के उद्देश्य। अब देखिए शिक्षण का स्तर। अब हम बात करते हैं शिक्षण का स्तर। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। शिक्षण का स्तर क्या है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। तो इस चीज़ को आप ढंग से देखिए कि यह शिक्षण की योग्यता, अधिगम अनुभवों की प्रकृति, शिक्षण अधिगम वातावरण,
परिस्थितियों आदि कारकों पर निर्भर करता है। अतः शिक्षा के स्तर को निर्धारित करने के लिए विद्वानों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों 3 स्तर निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार है कि शिक्षण का जो स्तर है, लेवल कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले कि शिक्षक की योग्यता कैसी है, अधिगम अनुभव की प्रकृति कैसी है, और अधिगम करने का जो वातावरण है स्कूल का हो वो किस तरह का है, और स्टूडेंट्स की और शिक्षक दोनों की परिस्थितियाँ कैसी है। तो इन सभी चीज़ों पे जो निर्भर करता है। तो शिक्षा के स्तर को निर्धारित करने के लिए कुछ विद्वान थे जिन्होंने इसको 3 भागों में बांट दिया मनोवैज्ञानिक तरीके से। तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर। तो सबसे पहले पहला स्तर जो आता है वो है स्मृति स्तर। तो ये दिया किसने था, तो ये दिया था हर्बर्ट शिक्षण मॉडल ने। ठीक है, तो इसको देखिए याद करना बहुत ज़रूरी है कि स्मृति स्तर का संबंध हर्बर्ट शिक्षण मॉडल, हर्बर्ट से, स्मृति स्तर तो हर्बर्ट से। अब देखिए स्मृति स्तर का विशेषता क्या है। ये बहुत ही आसान और सिंपल सा है कि ज्ञान उद्देश्य करने के लिए इन्होंने क्या क्या मतलब विशेषताएं क्या है इस मॉडल की। तो इन्होंने क्या बताया स्मृति स्तर में कि ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कि सिर्फ आपको किसी चीज़ को लेकर सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो है ये सबसे निचला स्तर माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को रटने पर बल दिया जाता है कि जो भी आपको मैटर मिला बस उसको रट लो, समझने पे बल नहीं देता है, सिर्फ रटने पे बल देता है, इसलिए इसको सबसे निचला स्तर माना जाता है। इसमें क्या है, शिक्षक और छात्र दोनों ही सबसे निम्न मानसिक धरातल पर अपना कार्य करते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण के निष्पादन का बुद्धि से सहसंबंध नहीं होता है, परंतु इस स्तर के शिक्षण से बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायता मिलती है। बस ठीक इतना कह सकते हैं कि बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायता मिलती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है इसका, सिर्फ विषय सामग्री को रटना, सिर्फ रटना है, इसीलिए बौद्धिकता का स्तर काफ़ी निम्न है और इसलिए इस स्तर पर उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसमें स्मृति स्तर में किसको महत्व दिया गया है, तो संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम और अनुक्रिया, इनको महत्व दिया गया है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट, महत्व किसे नहीं दिया गया है, तो ये है प्रश्नोत्तर विधि। तो आपको ये जो मॉडल है स्मृति स्तरीय आपको याद रखना है। ये किसने दिया था, तो ये दिया था हर्बर्ट ने। और इन्होंने इनकी विशेषता क्या बताई थी कि ज्ञान उद्देश्य करने के लिए सिर्फ आपको रटना है, हर चीज़ों को रटने पे बल दिया था इन्होंने। लेकिन ये है कि इतना हम कह सकते हैं कि ये शिक्षण से जो है बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायता प्रदान करता है और इसमें उद्देश्य सिर्फ रटना और ये बौद्धिकता का निम्न स्तर माना जाता है। और इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही मानसिक धरातल, निम्न मानसिक धरातल पर अपना कार्य करते हैं और महत्व देते हैं ये संकेत पे, श्रृंखला पे और अनुक्रिया पे। और किसको महत्व नहीं देते हैं, तो ये नहीं देते हैं प्रश्नोत्तर विधि पे। ये है स्मृति स्तर के शिक्षण का मॉडल जिसका वर्णन किया है हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली में भी वर्णन किया गया है। तो इसमें मुख्यतः क्या बताया है, 4 चीज़ें, एक उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली, इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्मृति स्तर के शिक्षण के मॉडल का उद्देश्य क्या है। तो इसमें क्या, छात्रों में निम्न क्षमताओं का विकास करना, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करना, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यस्मरण करना और सीखे हुए ज्ञान के प्रत्यस्मरण का बार बार पुनः प्रस्तुत करना, ये होते हैं स्मृति स्तर के उद्देश्य। कि छात्र को क्या है कि निम्न क्षमताओं का विकास करना है और उनके बार बार प्रशिक्षण करना है, उनको तथ्यों को ज्ञान प्रदान कराना है और जब उनको ज्ञान हो जाए तो उसका बार बार प्रत्यस्मरण कराना है और प्रत्यस्मरण हो जाए तो पुनः प्रस्तुत करना सिखाना ही इसका स्मृति स्तर का उद्देश्य है। संरचनाएं कैसी होती है इसकी, तो संरचना के बारे में हर्बर्ट ने जो बताया है, इसने सबसे पहले बल दिया है प्रस्तुतिकरण पे। हर्बर्ट के 5 सोपान बताए हैं कि किसी भी चीज़ को टीचर जब क्लास में जाता है सबसे पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए कि तैयारी करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए कि उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। इसके बाद में फिर उसको बाद में प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण को भी सोचना है कि किस तरह से प्रस्तुत करना है। उसके बाद में तुलना व समरूपता और फिर सामान्यीकरण और उपयोग। फिर तुलना करानी है, समरूपता करवानी है कि स्टूडेंट्स को बताना है कि किस कंपेयरिंग करके पढ़ाना है उसको और जो इक्वल चीज़ें हैं वो बतानी है और लास्ट में सामान्यीकरण करके उसका फिर उपयोग करना भी सिखाना है। तो इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि इसके जो 5 सोपान बताए हैं कौन कौन से हैं, तैयारी करना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और उपयोग। तो आपको यहाँ पे ये पूछ लिया जाएगा कि हर्बर्ट के 5 सोपान में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है और वहाँ पे आपको एक नाम अलग से दे देंगे। यह आपसे पूछ लिया जाएगा कि हर्बर्ट के स्मृति स्तर में किस पे सबसे अधिक बल दिया गया, तो ये प्रस्तुतिकरण पे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अब सामाजिक प्रणाली क्या है, तो सामाजिक प्रणाली में सिर्फ इतना है कि शिक्षक एक सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है, इसलिए छात्र और शिक्षक इसके दोनों ही सदस्य हैं। तो सामाजिक
प्रणाली के में आपको जो भी शिक्षक जो भी शिक्षा प्रदान करवाता है तो वो समाज के अकॉर्डिंग ही होती है। मूल्यांकन प्रणाली में क्या है कि ये दोनों होगी, इसमें मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। रटने पर बल देते हैं इसमें। इसके लिए क्या होता है कि वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण में प्रत्यासमन होने वाले पदों एवं अन्य संबंधित पदों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें कैसा प्रशिक्षण होता है तो वस्तुनिष्ठ होता है, तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा सुझाव कि इसको लेकर क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। तो पुनरावृत्ति जो होती है बार बार वो एक लय में होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक वस्तु को सार्थक बनाया जाना चाहिए। प्रत्यास्मरण तथा पुनः प्रस्तुतिकरण का अधिक अभ्यास किया जाना चाहिए। पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। थकान के समय शिक्षण नहीं किया जाना चाहिए और अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए। अब इसी में जो शिक्षण मॉडल था, नेक्स्ट आता है बोध या समझ स्तर। इसको दिया था मॉरिसन ने, और वहाँ पे हमने देखा कि स्मृति स्तर में क्या था, सिर्फ रटने पे बल दिया गया था, लेकिन इसमें क्या है, समझ पे और बोध पे बल दिया गया है। बस इतनी सी बात है। तो इसकी विशेषताएं क्या होगी कि शिक्षण अधिगम का यह स्तर स्मृति स्तर से थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि इस स्तर में पाठ्य सामग्री को रटने के बजाय ज्ञान को अच्छी तरह समझने पर बल दिया जाता है, का प्रयास किया जाता है। इस स्तर को शिक्षण में छात्रों के मानसिक शक्तियों के विकास के अवसर स्मृति स्तर से अधिक प्राप्त होते हैं। व्यवहारिक जीवन में उपयोगी ज्ञान दिया जाता है। पूर्ण बोध पर बल दिया जाता है। आवश्यक क्या है इसमें कि पूर्व स्मृति प्रशिक्षण हो चुका हो, फिर ही बोध स्तर सफल होगा। देखिए, शिक्षण के जो 3 स्तर बताए हैं ना, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपका स्मृति स्तर कंप्लीट है तो ही आप बोध स्तर से शिक्षण करवा सकते हैं। इस स्तर में शिक्षण छात्रों को सामान्यीकरण सिद्धांतों तथ्यों के संबंध में बोध करवाता है। मतलब इसमें क्या है कि इसमें आपको सिद्धांत और जो फैक्ट है ना, उनके बारे में ही बातें होती है, और शिक्षण प्रक्रिया को अर्थपूर्ण और सार्थक बनाता है ये। इसमें शिक्षक छात्रों के समय पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाए, और इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय होते हैं। वहाँ पे क्या था, स्मृति स्तर में सिर्फ रटने पर बल दिया गया था, लेकिन यहाँ पे बोध और समझ पे कि स्टूडेंट्स को समझ में भी आनी चाहिए, और सिद्धांतों पे बल दिया गया है। और इसमें छात्र और शिक्षक जो होते हैं दोनों ही एक्टिव होते हैं, तो ये थोड़ा सा उसे ऊंचे स्तर का माना जाता है। अब देखिए, बोध स्तर के शिक्षक का मॉडल जो है ये किसने दिया था, तो ये दिया था मॉरिसन ने, और इसने भी इसके 4 सोपान बताए: उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। ये सभी स्तर में ये 4 ही मॉडल आते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो बोध स्तर का उद्देश्य देखते हैं सबसे पहले। तो इसका उद्देश्य क्या है कि बोध स्तर में शिक्षण कार्य करना, रटने में नहीं बल देना, पाठ्य वस्तु के समझने पर बल देना, छात्रों के व्यक्तित्व विकास पर बल देना। इसका उद्देश्य होता है छात्रों में नियम सिद्धांतों की पूरी समझ विकसित करना। संरचना देखिए 5, उसमें सबसे पहले क्या था, संरचना में सबसे पहले, और इसमें देखिए सबसे पहले आता है अन्वेषण। इसमें सबसे पहले अन्वेषण है, और समर्थी स्तर में सबसे पहले क्या था, तैयारी करना था। अन्वेषण में क्या होता है कि पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए प्रश्न पूछना, कि बोध स्तर में आप क्लास में जब आते हो तो आके स्टूडेंट से सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हो, और पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण करके क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना, कि पहले प्रश्न पूछो, फिर पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण करो और क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करो। उसके बाद में नवीन पाठ्यक्रम को किस तरह प्रस्तुत करें, उसके बाद में जो है आप नवीन ज्ञान बच्चों को दो। अन्वेषण के बाद में सेकंड आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या है कि नवीन पाठ्य वस्तु को छोटी छोटी इकाई में प्रस्तुत करो, कि किस तरह प्रस्तुत करना है, उसको डिवाइड करो छोटी छोटी इकाई में। प्रस्तुतिकरण के साथ साथ निदान भी करता है। निदान के आधार पर निदान करना, यानी कि जब आप पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करते हो तब आपको पता चलता है कि किन किन स्टूडेंट्स को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई है, किन किन को नहीं हुई है, तो आप साथ साथ में उनको चेक करो और स्टूडेंट्स को उनकी निदान भी करो। निदान के आधार पर शिक्षक तत्काल ये निर्णय लेता है कि पुनरावृत्ति तब तक की जाए जब तक कि नवीन समझ में ना आए। यानी कि जब शिक्षक स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वो देखता है कि किन किन स्टूडेंट्स को है जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, किन किन को नहीं हुई है, और जब तक कि वो निदान नहीं हो पाता है, जब तक कि उनको लगे कि सभी को नहीं समझ में आया, तब तक वो बार बार पुनरावृत्ति करे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अधिकतम जो ये पुनरावृत्ति होती है वो सिर्फ 3 बार ही होती है। तो पहला हो गया संरचना में अन्वेषण, दूसरा हो गया प्रस्तुतिकरण, तीसरा हो गया अनुकूलन। प्रस्तुतिकरण की जब परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए तब अनुकूलन की ओर अग्रसर होता है। अनुकूलन क्या होता है कि ये पाठ्य पुस्तक की गहनता पर बल देता है, कि व्यक्तिगत क्रियाओं के अवसर अधिक दिए जाते हैं। इसमें प्रत्येक छात्र अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य करता है। इसमें क्या होता है अनुकूलन में, कि आपको खुद से काम करने के लिए स्टूडेंट्स को बोला जाए। पुस्तकालय प्रयोगशाला में अधिक कार्य करना पड़ता है, गृह कार्य दिए जाते हैं। अनुकूलन के क्रम और विकास को समझने के लिए शिक्षक छात्र दोनों जो होते हैं वो क्रियाशील रहते हैं। इसमें शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है, निर्देश देना होता है। छात्र जो है वो शिक्षक से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। व्यवस्था, इसके बाद चौथा चरण आता है व्यवस्था। व्यवस्था में क्या होता है कि तात्पर्य है कि छात्र द्वारा पाठ्य पुस्तक को अपनी भाषा में
लिखित रूप में प्रस्तुत करना। व्यवस्था में क्या होता है कि जो भी बच्चे ने, जो टीचर ने पढ़ाया उस पाठ्य पुस्तक को क्या करना है कि लिखित रूप में प्रस्तुत करना आया या नहीं। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि छात्र पाठ्य पुस्तक की प्रमुख इकाइयों को लिखित रूप में बिना किसी सहायता के पुनः प्रस्तुत कर सके। तो ये होती है व्यवस्था। वर्णन में क्या होता है कि प्रत्येक छात्र मौखिक रूप में पाठ्य वस्तु को शिक्षक तथा अपने साथियों के समक्ष प्रस्तुत करे। व्यवस्था में क्या था, लिखित रूप में, और वर्णन में क्या होता है, मौखिक रूप में। तो ये थे 5 पार्ट हमारे इसके बोध स्तर के। पहला कौन सा था, अन्वेषण, दूसरा था प्रस्तुतिकरण, तीसरा अनुकूलन, चौथा व्यवस्था और 5वां वर्णन। अब हम देखते हैं सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली में क्या है कि बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की होती है। प्रस्तुतिकरण सोपान में क्या था कि समर्थित स्तर जैसी थी, लेकिन अनुकूलन में क्या होता है, छात्र जो शिक्षक दोनों ही क्रियाशील हो जाते हैं। शिक्षक निर्देश देता है और इसमें स्वतः अभिप्रेरणा भी होती है, अधिक महत्वपूर्ण है ये। और प्रस्तुतिकरण में शिक्षक अभिप्रेरणा देता है, यानी कि संरचना का जो सेकंड पार्ट था प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे जो अभिप्रेरणा दे रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ टीचर दे रहे थे। लेकिन अनुकूलन में जाने के बाद में जो छात्र होता है वो भी खुद से एक्टिव होता है और खुद से स्वतः अभिप्रेरित होकर वो कार्य करता है। और लास्ट आता है हमारा मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन कैसा होता है कि मूल्यांकन इसका आधार माना जाता है। अनुकूलन की परीक्षा पास कर ली आपने तो उसके बाद में आप व्यवस्था में जाओगे, व्यवस्था में पास कर ली तो आप वर्णन में जाओगे, और व्यवस्था के अंत में क्या होता है, लिखित परीक्षा को महत्व दिया जाता है, और लिखित परीक्षा के बाद में जो है वो मौखिक को महत्व दिया जाता है। तो इसका मूल्यांकन इस तरह से होता है। अब बोध स्तर के शिक्षा के लिए कुछ सुधार भी दिए गए हैं कि समर्थित स्तर शिक्षण की परीक्षा में सफल होने वाले छात्र को बोध स्तर में ही शिक्षण में प्रवेश मिलता है, और बोध स्तर के सोपानों का अनुसरण समुचित ढंग से किया जाए, और मनोवैज्ञानिक ढंग से इसमें अभिप्रेरणा मिलती है। तो आज की क्लास काफ़ी लंबी होगी, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो हम हैं हमारा विचारात्मक चिंतन स्तर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और कुछ बेसिक चीज़ें और है। तो पहली यूनिट को लेकर हमारी 2 वीडियो बनेगी, और 2 वीडियो में जो हमारी है पहली यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।